नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखेंगे कि आप जितनी परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत आपके हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को एक बार बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं, तो आप देखेंगे किसी भी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज से हमने ये 25-25 प्रश्नों की सीरीज चला रखी है इस सीक्वेंस में। आप अगर इन सभी प्रश्नों को बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते हैं, तो आपके लिए परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही मददगार साबित होगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने के मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो आपको बताना है ए है कि नहीं है, कि छ नहीं है, कि अ नहीं है, कि अंग नहीं। इसमें से आपको बताना है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता घोष और अघोष के बारे में होना चाहिए। घोष या और सघोष दोनों एक ही है। घोष कहिए या सघोष कहिए, बात एक ही है। तो घोष उसे कहते हैं संपूर्ण स्वर, जो आपके स्वर होते हैं, संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों का कंपन के आधार पर ही हिंदी वर्णमाला के आधार पर दो भेद में बांटे गए हैं, जिसे हम घोष या और अघोष के नाम से जानते हैं। तो उसमें अगर आपकी बात की जाए घोष की, घोष किसे कहते हैं? तो उन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रता का कंपन होता है, उसे घोष कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वरतंत्रिका जो होती है आपकी गले में, उसमें अगर कंपन उत्पन्न हो तो उसे सघोष कहेंगे या घोष कहेंगे। तो घोष के उदाहरण में आप देखेंगे सभी स्वर आपके पहले सघोष में आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम आपके ये आ जाते हैं सघोष में। उसके बाद अंतोष्ट और ह, जो यरल वाला होता है वो, और ह आ जाते हैं आपके घोष में। आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप बात करेंगे अघोष के बारे में। तो अघोष के बारे में भी आपको बता दें, अघोष उन वर्णों को कहते हैं जिसमें ये जो स्वतंत्र स्वर तंत्रिया होती है गले की, उनमें कोई भी कंपन न उत्पन्न हो, उसे हम अघोष कहते हैं। और अघोष आपके देखेंगे तो प्रत्येक वर्ण का प्रथम एवं द्वितीय होता है, और इसके अलावा तीनों स होते हैं आपके अघोष। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, इसलिए आप इसमें देखेंगे कि आपका ये छ है वही होगा, इसमें घोष नहीं है। आप और बाकी ये सब घोष हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, तो इसलिए आपका इसमें छ होगा। ये बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, वृक्षाय का संधि विशेष कौन सा सही होगा? वृक्ष प्लस छाया सही होगा, कि वृक्ष प्लस छाया सही होगा? वृक्ष प्लस छाया सही होगा, कि वृक्ष प्लस छाया सही होगा? तो इसमें आपका बता दे, तो जो ये वृक्ष प्लस छाया तृतीय 4 नंबर पे दिया विकल्प, वो सही होगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द कौन सा है? आपका मनन है, विध्यान है, मनवा है। उसके बाद आप नीचे एक देखेंगे ऑप्शन है अन्मयस्तक है। तो इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो ये है लास्ट वाला अन्यमस्तक, यही विकल्प सही हो। जिसका मन ध्यान दूसरी तरफ हो, उसे हम अन्यमस्तक कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करते रहना चाहिए। इस वाक्य में तक, जो ये तक है, क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, ये क्रिया विशेषण है, कि संबंध बोधक है, कि विस्मयादि बोधक है, यही आपको बताना है। तो इसमें आपको हम बता दें, ये संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए आपका ये संबंध बोधक अव्यय होगा। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, हिंदी से जुड़े हुए। आप देखेंगे कि परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन प्रश्नों को आप एक बार भी ध्यान में रख लेते हैं, तो आपको ये प्रश्न कभी भी सामने आएंगे तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आप बताएंगे कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, निर्देशक का प्रयोग किया जाता है, कोष्टक का, विराम चिन्ह का। तो इसमें आप देखेंगे जो कोष्टक होता है उसे कोष्टक में कर दिया जाता है, ताकि वो स्पष्ट दिखे कि ये कठिन शब्द है। तो इसलिए आप यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। वही आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है, कहाँ होता है? आपका राजपत्र में होता है, समाचार पत्र में हो, सूचना पत्र में होता है, इनमें से कोई इनमें से किसी में नहीं होता है। तो आप इसमें देखेंगे जो ये राजपत्र होता है, जिसे हम गजट कहते हैं, उसी में आपका सूचना
अधिसूचना का प्रकाशन होता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है, अभ्य उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, अभ्या उपसर्ग है। तो आप इसमें देखेंगे अभि उपसर्ग है। तेजी से कुछ ही 5 से 7 मिनट में हम इन 25 प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे थोड़े से समय में, क्योंकि आप एक बार अगर इस प्रश्नों को बस देख लेते हैं तो आपको कहीं भी अगर ये प्रश्न सामने आएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। थोड़े से समय में हम 25 प्रश्नों को देखेंगे। आइए बस आपको देखते हैं आगे। आगे देखेंगे कि कुछ शुद्ध वाक्य पूछा है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रहे हैं, ये सही है। गीता और मोहन गा रहे हैं, ये सही है। मोहन और गीता गा रहे हैं, ये सही है। कि गीता और मोहन और गीता गा रही है, ये सही है। तो इसमें देखेंगे जो मोहन और गीता गा रहे हैं ये सही है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे दिया है आपका बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी भाषा में जी जाए, ये किसका मानना था? मॉन्टेस्क्यू का मानना था, गांधी जी का मानना था, क्रोवेल का मानना था, किलपेट्री का मानना था। तो ये जो आपके महात्मा गांधी जी थे उनका मानना था कि किसी भी बालक को उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए ताकि उसे समझ में आए आसानी से। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करी जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे दिया है निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को कहते हैं, मोक्ष की इच्छा को कहते हैं, रात्रि में विचरण करने वालों को कहते हैं। तो इसमें जो ये आपका मांस रहित भोजन होता है उसे ही निरामिष कहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे आपका है करपट का तद्भव है। इसमें आपका पूछा है कि करपट का तद्भव है तो आपका कपट है कि कारपेट है कि कपूर है कि कपड़ा है। तो इसमें आपका कपड़ा होगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे आगे। वही आगे देखेंगे तो आगे आपका दिया है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग का है? आपका संज्ञा का है, सर्वनाम का है, विशेषण का है, तो क्रिया का है। इसमें देखेंगे कि बुद्धिहीन आपकी विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण का होगा। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न 13वें प्रश्न की बात की जाए तो 13वें प्रश्न में आप देखेंगे समष्टि का विपरीत शब्द पूछा है। तो विशिष्ट होगा कि अशिष्ट होगा कि पुष्टि होगा कि व्यशिष्ट होगा? तो इसमें आपका जो ये व्यशिष्ट होगा वही दिया है। आप इसको आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे प्रश्न की बात की जाए धनुष्टकार का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें आपका धनुष पर टंकार होगा, धनुष प्लस टंकार होगा, धनुष प्लस टंकार होगा कि धनुष प्लस टंकार होगा? तो ये जो आपका विसर्ग लगा के दिया है धनुष प्लस टंकार यही आपका सही होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न 15वें प्रश्न की बात की जाए तो 15वें प्रश्न में देखेंगे नेत्रहीन किस समाज का उदाहरण है? द्वंद्व समाज का है, कर्मधारय समाज का है, बहुव्रीहि समाज का है, तत्पुरुष समाज का है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका तत्पुरुष समाज का नेत्रहीन उदाहरण है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट सकाम का विलोम शब्द क्या है? सुकर्म है, निष्काम है, समाहत है कि इनमें से कोई नहीं? आप इस बात को बताएंगे तो आपका निष्काम है सकाम का विलोम शब्द। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट बात की जाए 17वें नंबर की मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है? वेतन देना है, रिश्वत देना है, लालच देना है, कर्ज देना है। तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब सीधा सा है रिश्वत देना होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे हिंदी में कितने लिंग का प्रयोग होता है? 1, 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है। तो इसमें आपको हम बता दें हिंदी में जो आपके लिंग प्रयोग होते हैं आपके वो 2 लिंग प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे जवाहिनी शब्द का पर्याय है किससे जुड़ा है? कौमुदनी से जुड़ा है, रश्मि से जुड़ा है, नलिनी से जुड़ा है, मंदाकिनी। तो आपको पता होना चाहिए ये गंगा का प्रवाची शब्द है मंदाकिनी और जवाहिनी। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न 20वें प्रश्न की बात की जाए तो संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा के शब्दों को कहते हैं, संस्कृत भाषा के शब्दों को कहते हैं, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्दों को कहते हैं। 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द होता है। तो वही आपको पता होना चाहिए 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही आपका संकर शब्द होता है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे दिया है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता हो वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? और स्थिर है, अडिग है, या यावर है कि गतिशील है? तो इसमें आपका पता होना चाहिए यावर होता है जो एक स्थान पर टिक के नहीं रहता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए। आप आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदी की दृष्टिगत से। आप देखेंगे हर एक परीक्षाओं में यह पूछ लेता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है? तो इसमें आप देखेंगे कि जो 14 सितंबर है उस दिन आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की भी बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है।
वाहनारूढ़ में हुआ है कि सत्ताधीश में हुआ है कि गंगाजल में हुआ है, रेखा चित्र में हुआ है, तो अधिकरण कारक का प्रयोग आपका जो ये वाहनारूढ़ शब्द है इसमें प्रयोग हुआ है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आशीर्वाद होगा कि आशीर्वाद होगा कि आशीर्वाद होगा कि आशीर्वाद होगा। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका ये है यही शुद्ध है, ऐसे ही आशीर्वाद लिखा जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है, तो आपका पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनर्जन्म है कि पुनर्जन्म है कि पुनर्जन्म है कि पुनर्जन्म है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका होगा ये जो पहला है पुनर्जन्म प्लस जन्म, तो यही आपका तो सही है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये थे हिंदी के कुछ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आप देखेंगे किसी भी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अगर इन प्रश्नों को इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर एक बार भी देख लेते हैं तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। इसी प्रकार के प्रश्न हम आगे भी आपको हिंदी से जुड़े हुए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी हम आगे वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।